नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। स्थानीय निकाय के चुनाव को 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब फिर से चुनाव नवंबर या दिसंबर में प्रस्तावित होने वाला है। प्रयागराज से स्थानीय निकाय के अंतर्गत बहुत सारे नेता मेयर की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी में से आज हमारे साथ बीजेपी के एक नेता हैं कुमार नारायण जी। उनसे आज हम उनकी तैयारी पे और महापौर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या चुनौतियां होती हैं, इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि महापौर यानी एक मेयर एक नगर का सबसे पहला प्रथम व्यक्ति माना जाता है, तो ऐसे में क्या क्या चुनौतियां होती हैं आपके लिए? चुनौतियां तो बहुत होती हैं, चूँकि पूरे नगर की जिम्मेदारी एक महापौर पे होती है और अब की बार जो क्षेत्र बढ़ाया गया है, कुछ ग्रामीण इलाका इसमें जोड़ा गया है हर तरफ से जी, तो उसके डेवलपमेंट की बात करें और इलाहाबाद में प्रयागराज में जो हमारा व्यवस्थाएं चलती हैं नगर निगम के द्वारा जी, उसको ठीक ढंग से लागू करना सबसे बड़ी जैसे अभी आपने बोला कि नए क्षेत्र जुड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं, तो उनके लिए क्या क्या नई व्यवस्थाएं, नई योजनाएं, नए बजट कितने हैं, क्या हैं? अब बजट तो सरकार देगी, इसके बारे में अभी हम लोग को कोई जानकारी तो नहीं है। योजनाएं उसको नगर निगम में चूंकि जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें बहुत कुछ होना होगा। फिलहाल अभी तक वो पंचायत में और प्रधानी में है, उसके माध्यम से वह डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम में आने के बाद निश्चित तौर पे और अच्छा कार्य उन क्षेत्रों में होगा। आप बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, इस वक्त जो हमारी मेयर हैं वो भी बीजेपी से ही हैं जी, तो आपकी दावेदारी किस तरीके से मजबूत होगी उनसे? देखिए, दावेदारी करना, चूँकि मैं एक बार पहले भी लड़ चुका हूँ प्रयागराज से चुनाव और एक अच्छा मत मुझे मिला था, लगभग 45,000 वोट मुझको प्राप्त हुआ था। उसके बाद इत्तेफाक से मुझे दोबारा मौका नहीं मिला। उसके बाद आपने 2 बार चुनाव नहीं लड़ा? 2 बार इसका नहीं, कारण ना लड़ने के एक तो बार पहले महिला की सीट हो गई थी, अच्छा, और दूसरी बार दुर्भाग्य से हमको टिकट नहीं मिला था, अच्छा, लेकिन इस बार प्रयास जरूर कर रहे हैं। बाकी पार्टी जो निर्णय लेगी वो मान्य होता है, अगर वो इस लायक हमको समझेगी तो निश्चित तौर पर आप लोग के बीच में महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतरूँगा, और अगर नहीं समझेगी तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको बढ़ चढ़ कर लड़ाया जाएगा। पिछले 2 बार से बीजेपी से ही मेयर रही हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको, बीजेपी का ही कोई होगा या फिर चीज़ें पलट सकती हैं? ये शहरी क्षेत्र का चुनाव होता है और जो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जितने भी महापौर बने हैं जी, चूँकि पढ़े लिखे लोगों को वोट होता है इसमें, तो वो ज़्यादातर भाजपा को ही बढ़ावा करते हैं, बढ़ावा देते हैं और भाजपा को ही कोशिश करते हैं कि उनको जिताया जाए। और सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि जिसकी सरकार चल रही है जी, उसका महापौर यदि होगा तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट में 4 चांद लगता है, अच्छे कार्य होते हैं। विपक्ष का महापौर होगा तो 5 साल वो कुछ कर नहीं पाएगा, तमाम तरह के बाधाएं आती हैं, तमाम तरह की। जिस तरीके से इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी चल रही है, जनता जूझ रही है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि विश्वास होगा जनता का आप पे अभी भी, इस पे भी? देखिए, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए हैं और उसमें भी सपा जीतते जीतते रह गई है। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई ये आप कह रही हैं। अच्छा, जिस तरह, सर मैं वो कह रही हूँ जो सच है, जो हो रहा है। सच नहीं है बेरोजगारी ने, हमारी पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त रोजगार दिया है। और रही महंगाई की, अगर महंगाई है तो साथ में उससे लड़ने की ताकत भी दी है हम लोगों को हर जगह। देखिए आप, जैसे कि तनख्वाह लोगों की बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पेंशन्स बढ़ी हैं, लोगों के कहते हैं वो जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, अनाज दिए जा रहे हैं, तो हर तरीके से सरकार उसके लिए कार्य कर रही है। नंबर 2, विपक्ष की बात जो आप कह रही हैं कि अभी हाल में चुनाव हुआ था, तो उत्तर प्रदेश विपक्ष नहीं है। आप चाहे इसको जो भी कह लीजिए,
आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने लड़ाई करने वालों में से एक सपा थी जो भी अब टूटने के कगार पे आ गई है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि विपक्षी जो नेता हैं जी। वो हो सकता है संभाल नहीं पा रहे हैं अपनी पार्टी को। अच्छा। तो साफ मैं कह रहा हूँ, और जो दिख रहा है वो लगभग टूटने की स्थिति में दिख रही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब बीजेपी की अच्छी खासी इमेज बनी हुई है और बिल्कुल बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, जनता के लिए बहुत भरोसा है बीजेपी पे। बिल्कुल है। और आज हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में भाजपा की मांग है। चलिए, तो इस बात पे तो मैं क्या ये मानूं कि आप अब बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मतलब क्या सिर्फ पार्टी की ही भूमिका होगी, आपके पर्सनल भी कुछ चीजें, कुछ काम लड़ने है? जा रहे हैं मत कहिए, मतलब ये पार्टी अगर हमारे पर विश्वास करेगी तब मैं लड़ूंगा, पहली चीज। चलिए, अगर मान लेती हूँ कि अगर आप लड़ते हैं तो बीजेपी की सारी भूमिका होगी, मतलब बीजेपी के नाम पे होगी, आपके पर्सनल भी कुछ योगदान? नहीं, कुछ चीजें हमारे हैं? पर्सनल योगदान बहुत है। हाँ। भाजपा का तो बहुत बड़ा हाथ होगा ही होगा, लेकिन साथ में चूंकि हम भी राजनीति बहुत साल से कर रहे हैं और लोगों ने ये देखा है कि हमको एक अच्छे पद पे होना चाहिए, लेकिन किन्हीं वजहों से अभी हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाए हैं। तो एक प्रयागराज की जनता में मेरे प्रति सहानुभूति बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जिस समय मुझे 45,000 वोट मिला था महापौर के चुनाव पे कार सिंबल पे, अच्छा, बहुत बड़ी चीज़ होती है, तब से लोगों के अंदर ये है कि हमको एक पद पे देखना चाहते हैं। अच्छा। और उसमें हर वर्ग के लोग हैं और हर पार्टी के लोग हैं। ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अभी आपने इतनी तारीफ की बीजेपी की, तो लोगों का कहना है कि आप हर वक्त सत्ता के ही साथ रहते हैं। जब सपा थी तो सपा के साथ थे, अब बीजेपी है तो आप बीजेपी में आ चुके हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, यहाँ जो आप बोल रही हैं उधर मनोज भाई मुस्कुरा भी रहे हैं। मैंने राजनीति जब शुरू की थी, वैसे तो मैं कायस्थ पाठशाला की राजनीति कर रहा था काफ़ी सालों से, लेकिन जब राजनीति में आया था तो मुझे मेयर का टिकट बहुजन समाज पार्टी से मिला था और 1 साल पहले मिला था। लेकिन दुर्भाग्य से लास्ट मोमेंट पे जब चुनाव आया तो बहुजन समाज पार्टी ने सिंबल पूरे प्रदेश में देने से मना कर दिया। नतीजा उसका ये हुआ कि मैं लड़ा उसके बावजूद, और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कार सिंबल पे लड़ा, और एक अच्छा सहयोग और लोगों का सपोर्ट हमको मिला, जिसका रिज़ल्ट ये आया कि मुझे 45,000 वोट लगभग मिला। और जीतने वाला बहुत ज़्यादा मार्जिन से मुझसे नहीं जीता था, लेकिन ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ पे मैं बीएसपी में था, जब तो लगातार अपने समाज की लड़ाई लड़ा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझको अंत तक ये नहीं दिखाई दिया कि कायस्थ समाज, जिस समाज से मैं हूँ, उसका कहीं भी बसपा में वजूद है। तो मुझे मजबूर होना पड़ा, और उस समय सपा की सरकार में गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था, तो मैं गया और वहाँ पे मैंने सपा की ज्वाइनिंग किया। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ था अगला, तो मैं उस समय सपा में ही था जी। लेकिन जब लोकसभा 19 का चुनाव आया तो फिर वही बात मैं बोलूँगा कि भाजपा ने हमसे संपर्क किया था और मुझसे कहा तो सर, कि पार्टी में उतार चढ़ाव तो लगी रहती है, और उतार किसी दूसरी विपक्षी पार्टी का आपको कॉल करना भी लगा रहता है। तो हाँ, विपक्ष ने कहा हमसे कि आइए आप हमारे साथ। जब मुझे ऐसा लगा कि कायस्थ समाज को सम्मान अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो भाजपा दे सकती है। और मैंने एक चीज़ और देखा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ कायस्थ समाज पूरी तरीके से वोट करता है। तो हमें एक अच्छा मौका मिला, तो मैं इस पार्टी में खुश हूँ। तो ये कहना गलत है कि पार्टी चला जाता हूँ। एक ऐसा माहौल बनता है, एक ऐसा वातावरण बन जाता है और एक सम्मान के साथ मुझे बुलाया जाता है तो मैं चला जाता हूँ। अभी आपने पी ट्रस्ट का भी चुनाव लड़ा हुआ था, मतलब तो आप पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं, तो इस बार भी क्या आप लड़ सकते हैं पी ट्रस्ट का चुनाव? देखिए, केपी ट्रस्ट का चुनाव अगले साल है
लेकिन हमारी अपनी सोच जो है कि सबसे पहले कि हर चीज़ में हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। अच्छा। पहले चुनाव महापौर का है, इस पे देख रहा हूँ, अभी भी इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सरकार तय करेगी कि ये सीट बाय रोटेशन जनरल रहती है, बैकवर्ड होती है, महिला होती है, तब तय होगा क्या आगे करना है। क्योंकि अभी ये कहा जाए कि दावेदारी कर रहे हैं और लड़ेंगे ही, तो ये सवाल थोड़ा सा प्री मैच्योर्ड सवाल कहा जाएगा। अच्छा। जब तक ये सीट डिसाइड नहीं होती है कि किस उस पे मतलब क्या रहेगी, तब तक इस पे ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं। लेकिन फिर भी आपने कहा नहीं इंटरव्यू लेना, हमने कहा ठीक है, स्वागत है। और रही केपी ट्रस्ट की बात, दुर्भाग्य रहा है मेरा, जब मैं मेयर का लड़ा, एक ही चुनाव पब्लिक का लड़ा मैंने, उसमें सिंबल नहीं मिला। दुर्भाग्य रहा कि जब 18 में मैंने केपी ट्रस्ट का चुनाव लड़ा, तब भी मुझे नहीं लड़ना था। लड़ना टीपी सिंह साहब को था, लेकिन उनकी सदस्यता का मामला कुछ था। आखिरी 40 दिन के लिए हम के अंदर मुझे प्रत्याशी बनाया गया। तो जो 4 साल से लोग चुनाव लड़ रहे थे और 40 दिन के लिए, तो मैंने अभी चुनाव लड़ा ही कहाँ कोई खुल के। चलिए, थोड़ा सा पर्सनल सवाल। कहा जाता है कि चौधरी परिवार से आपकी कुछ दूरियां हैं, इसका वजह जान सकती हूँ? नहीं, दूरियां नहीं है, पारिवारिक हैं, हमारे रिश्ते में है वो, चाहे वो सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हों, चाहे चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी हों। हाँ, केपी ट्रस्ट में मुद्दे अलग हैं, केपी ट्रस्ट में हमारे लोगों के डिफरेंसेस हैं तो हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी इस वक्त प्रयागराज से क्या क्या योजनाएं, क्या क्या तैयारियां हैं लोगों के लिए नगर निगम से? क्योंकि अभी तक मैं कहूँ, अगर कहा जाए कि काम हुआ भी है, तब भी बहुत सारी चीज़ें हैं, परेशानियां हैं जिससे प्रयागराज की जनता जूझ रही है अभी भी, चाहे वो सड़कों की हो, नालियों की हो या पानी की समस्या। देखिए, इलाहाबाद स्मार्ट और सिटी ये में, सवाल मेरा आपसे भी इसलिए है, ना मेयर होते हुए, क्योंकि आप जो मेयर हैं वो तो आपकी पार्टी से ही हैं। हाँ, बता रहा हूँ, चूँकि इलाहाबाद प्रयागराज अपना जो है वो स्मार्ट सिटी में है और इसके लिए काफ़ी फंड्स भी आए हैं और लगातार जो हमारी प्रेजेंट महापौर हैं वो इस पर कार्य भी कर रही हैं। और इलाहाबाद की एक एक सड़कें आज अगर आप जाके देखिए काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। पिछले सरकारों के उसमें आप कंपेयर करके देख लीजिए, आज इलाहाबाद की सड़कें, नाली, बहुत पानी बरसता है। जिस तरह से पहले जाम लगता था, जिस तरह से पहले पानी लगता था, जल भराव होता था, आज बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, जब ज़्यादा पानी बरसेगा तो निश्चित तौर पर पानी भरेगा, लेकिन तुरंत निकासी भी होती है। पहले हफ्तों फंसा रहता था, बदबू करने लगता था पानी। आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्षेत्र होगा इलाहाबाद में जहाँ हफ्तों पानी फंसा रहे और बदबू और बीमारी फैलाए। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, सड़कें अपनी बहुत अच्छी बन रही हैं, आप दिखाइए कहीं भी जाइए। हाँ, पानी बरसेगा या कोई, तो सड़कों की बात करें, आपने बोला कि बहुत अच्छी बन रही हैं। अभी आप अगर करेली इलाके में चले जाएं, महापौर कहा जाता है सबके लिए होता है, लेकिन अभी आप चले जाएं कि करेली इलाके में, वहाँ की रोडों की इतनी बुरी हालत है, जनता बहुत परेशान है वहाँ की। तो इस पे आप फिर क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, हम तो गए उधर की तरफ। नहीं, मतलब करेली की रोडें बहुत हद तक खराब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। महापौर हमारे जो इस समय महापौर हैं और जो हमारे उनके पति हैं जी, ऐसा नहीं है, उनको खूब अच्छे से मुसलमानों का वोट मिलता है। अच्छा। और भाजपा में भी वोट मिलता है, ऐसा नहीं मुसलमान जो है वोट नहीं करता है। ऐसे मुसलमानों का नाम तो ले लिया मैंने कहा करेली इलाका। आपका करेली कहला इलाका ठीक है कहना, मेरा मतलब वो था ही नहीं, मैंने आप सिर्फ कहने करेली का की मतलब बात यही की। था। नहीं, लेकिन ऐसा कहीं कोई भेदभाव नहीं है जी हम तो देखते हैं, क्योंकि मैं तो पार्टियों में रह चुका हूँ, जी। मानसिकता धीरे धीरे सबकी बदल गई है। और ऐसा नहीं है, करेली में खूब अच्छे से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, जो कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो सरकार चल रही है इस समय योगी जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी कहा है कि कोई हिंदू और मुसलमान नहीं, हाँ जेन्युइन काम सब होंगे। तो इसलिए करेली वगैरह कोई बचा नहीं रहेगा सब। मतलब आपका ये कहना है कि अभी प्रयागराज काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, बहुत कम समस्याएं बची हैं या समस्याएं हैं ही नहीं? नहीं कहा। हाँ,
जो थोड़ी बहुत समस्या है वो सब दूर हो जाएंगी। पिछले धीरे 2 धीरे। साल से बीजेपी की ही मेयर रही, तो वो समस्याएं क्यों नहीं सही हो पाई? नहीं, काफी हद तक सही हुई है। कहाँ और आपको दिख रहा है और जो बच्ची, जैसे नहीं, मैंने बताया, जैसे मैंने पानी की बात की, या रोडों की बात की, या फिर बारिश में जो पानी लग जाती है उसकी बात की। हमने आपको सबका जवाब दिया कि जी। कौन से इलाहाबाद की रोड है, यही ऐसी हुआ करता था, यही आपका मुट्ठीगंज हुआ करता था, जहाँ मैंने देखा अपनी आंखों से कि पानी लगता था, हफ्ते हफ्ते वहाँ लगा रहता था, और बदबू आने लगती थी, कीड़े पड़ जाते थे। जी। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए, पानी बरसेगा जब ज़्यादा, लेकिन कम समय में मतलब ही। आपका कुल पहली चीज तौर पे ये कहना है कि डेवलपमेंट हुआ है और पहले से दूसरी काफी चीज, ज्यादा। पहले सड़कें जो बनती थी, जी। एक पानी 2 पानी ध्वस्त हो जाती थी। अब जी। आप चली जाइए कहीं भी, सड़कें पानी बरसे लेकिन सड़क पे कोई असर नहीं होता। चलिए, तो बहुत ये डेवलपमेंट अच्छे हैं। और लाइट आप देख लीजिए इलाहाबाद की, जी। सारी लाइट्स इलाहाबाद की 1 नंबर की लगी हुई है, और सब एक से एक लगती चली जा रही है। तो महापौर के रूप में हमारी जो प्रेजेंट महापौर हैं, उन्होंने जी। बहुत कार्य किया है। चलिए, इसमें- बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आज हमारे साथ हैं कुमार नारायण जी, जो प्रयागराज से मेयर की तैयारी कर रहे हैं। आइए बातचीत का सिलसिला उनसे आगे बढ़ा। सर, ये रेहड़ी पट्टी वाले जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, उनको अभी तक दुकानें नहीं मिल पाई हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि नगर निगम को कुछ रोजगार परक कदम उठाने चाहिए? नहीं, आप देख लीजिए, नैनी की तरफ देख लीजिए, अभी कई क्षेत्र हमारे हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ पर इनके लिए दुकानें बनी हैं जी। और इनके एप्लीकेशन से मांग लिए गए हैं वहाँ नगर निगम में, जी। और उनको एक कार्ड इशू कर दिया गया है। जल्द ही इनको अलॉट की जाएंगी दुकानें। सर, मुझे जहाँ तक इस बारे में जानकारी है, मुझे ये पता है कि एक एग्रीमेंट कराया गया था जिसमें लोगों से पैसे लिए गए थे, और उसके मतलब उस पे फिर उनको दुकान देना था, पर अभी तक बहुत सारे लोगों को दुकानें नहीं मिली हैं। हाँ, थोड़ा बट उनसे पैसा ले लिया गया है। इसके बारे में मुझको जानकारी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानता हूँ कि दुकानें तैयार हो गई हैं, और जल्द ही लोगों को पोजीशन मिलेगा, और जिस दिन पोजीशन मिल जाएगा तो ये सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएंगी। अक्सर देखा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपसे भी पूछा, कि नगर निगम का हर साल टैक्स तो बढ़ता रहता है, लेकिन टैक्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से लोगों का कहना है कि पानी की समस्या रोड की ख़त्म नहीं हो रही है। तो टैक्सेस बढ़ना और समस्याएं ना ख़त्म होना, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, हर समय थोड़ा बहुत रिवाइज होता है, इसमें दो राय नहीं है। जिस हिसाब से आज का समय है उस हिसाब से थोड़ा रिवाइज होता है, क्योंकि नगर निगम में भी फंड्स की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। और पानी हर जगह मैं देख रहा हूँ, ट्यूबवेल लगे हुए हैं। मैं तो बता रहा हूँ, मैंने बहुत, आज के राजनीति में नहीं हूँ मैं, जी। मुझे आज 25-30 साल हो रहे हैं। मैंने वो भी दौर देखा है जब दिन भर पानी नहीं आया करता था। आज हर क्षेत्र में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, हर जगह पानी की सुविधाएं दी जा रही हैं। हाँ, कुछ फॉल्ट्स आते हैं, दिक्कतें आएंगी, वो तो मतलब कॉमन चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, कि आपने हर वक्त पे पिछले चीज़ों से अभी की चीज़ों की कंपेयर कर दी, मतलब 10 साल पहले पानी नहीं आता था तो अब आता है, ऐसा करके। मगर जैसे समय आगे बढ़ता है, ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, तो उस समय से कंपेयर करना तो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि अभी लोगों का बढ़ना या ज़रूरतें बढ़ना तो आम बात। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं इस पर एग्री नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ, चलिए। अगर आज की राजनीति की बात करें तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि आज इंसान, जितने भी लोग राजनीति में हैं, एक तरह से व्यापार कर रहे हैं। तो ये चीज़ राजनीति में किस तरीके से चुनौती है? और आप मतलब आप देखिए, वो उस दौर चीज़ से अलग हैं, आप भी थोड़ा बहुत व्यापार। वो दौर ख़त्म हो गया जी। जब 3-3 गाड़ियों 5-5 गाड़ियों काफिला चलता था जी। और लोग राजनीति में आने से जितना पैसा लगा के आते थे, जी। सबसे पहले आने के बाद उसको वापस वसूली करते थे। जी। आज वो सारा सिस्टम माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हो चुका है। आज अगर आप देखिए तो
काफिले चलने बंद हो गए, व्यापार कहीं भी नेता नहीं कर पा रहा है, इसीलिए शायद दुखी है। इससे पहले हथियारों का प्रदर्शन होता था, बड़े बड़े ठेके पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनके गुर्गे लिया करते थे। अब आज की तारीख में एक तो भी भाजपा का नेता छोड़िए, जो आपका छोटा छोटा पदाधिकारी होता है जी, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती। तो मतलब आपका कहना है कि ये सारे बदलाव बीजेपी के आने की वजह से बिल्कुल हुए हुए, बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। अच्छा, तो सर, जन और प्रतिनिधि के बीच में जो संवाद नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे चीज़ें ठीक होंगी? वो कहाँ संवाद में कमी है? आप तो खुल के इस बार की सरकार ने जो नया नियम बनाया है जी, जितने भी हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हों, एमपी हों, एमएलसी हों, महीने में एक दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप डीएम जो इलाहाबाद डीएम एसएसपी इनसे व्यक्तिगत मीटिंग बुला के समस्याएं देखेंगे। हर क्षेत्र में योगी जी ने ये जो 100 दिन का टास्क दिया था, सिर्फ यही दिया था कि जो नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो जाएं लोगों के बीच में और लोगों की समस्याएं देखें, समझें। ठीक है जी, तो इस समय तो इतने बढ़िया सिस्टम से काम चल रहा है जी, कि इस पर कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, ठीक है, आप पुरानी बातें कर रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को, लेकिन अब पुराना दौर और दौर में बहुत फ़र्क है। मतलब पहले से चीज़ें बहुत बदल गई। बता दो रहे हैं, एक भी नेता जी, या विधायक, सांसद, मंत्री जैसे पहले घूमते थे, मलाई खाते थे, आज वो लगातार क्षेत्र में कार्य करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, और आपकी अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली वो जनता जो नगर निगम के अंदर आती है? देखिए, प्रयागराज क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्रयागराज का क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पर महापौर का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ की जनता से यही कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करें, इस सीट किस तरफ जा रही है उसको देख लें, उसके बाद जो भी पार्टी प्रत्याशी आपके बीच में उतारे उसका खुलकर समर्थन करें, मजबूत वोटों से जिताएं, विपक्ष को एहसास दिला दें, जो आज हकीकत है कि उनके पास कोई भी विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं सिवाय हल्ला करने के। उनको ये एहसास दिला दें कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, वो एक नंबर की सरकार चल रही है। और अंत में यही कहूँगा कि मौका मिलेगा मुझे तो निश्चित तौर से हर प्रयागराज के नागरिकों का सम्मान बढ़ाएंगे, हर प्रयागराज के नागरिकों का मान बढ़ाएंगे और हर समय आपके बीच में उपलब्ध रहूँगा। यह मेरा दावा भी है, वादा भी है। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे प्रयागराज से मेयर की तैयारी करते हुए कुमार नारायण जी। आपने देखा कि उन्होंने अपनी बात रखी और बीजेपी की इस वक्त मेयर हैं और वो भी बीजेपी से अगर लड़ेंगे महापौर का चुनाव तो लड़ेंगे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया बीजेपी को। उनका मानना है कि बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब चीज़ों के होते हुए भी जनता का बहुत ज़्यादा विश्वास है बीजेपी पे। तो निश्चित तौर पर इस बार भी हो सकता है कि मेयर बीजेपी से ही हो। बाकी तो परिणाम क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।